अगली सुबह मुंबई। आज काजल और यान राजस्थान के लिए निकलने वाले थे। वह दोनों अभी अपने रूम में तैयार हुए थे। काजल के मन में अजीब सी कश्मकश थी, पर वह अपने साथ की बातों को भुला नहीं पा रही थी। वह अपनी दादी के बारे में सुनकर रुकना भी तो नहीं चाहती थी, इसलिए उसे जाना पड़ रहा था। वहीं यान ने काजल को नोटिस कर रहा था। उसने काजल के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी तो उसे पता था कि शिवजी और विवाह वह काजल के बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर ब्रेक फास्ट करते हैं और वहां से उनका प्राइवेट चॉपर राजस्थान के लिए निकल जाता है। चॉपर में बैठकर काजल ने अपना सर यान के कंधों पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। यान अपना काम कर रहा था और एक आप से काजल के बालों को सहला रहा था। कुछ ही देर में थके होने के कारण वो नींद के आगोश में चली जाती है। यान काजल को एक नज़र देखता है और उसको अच्छे से एडजस्ट करके सुला देता है और अपना काम करने लगता है। वहीं राजस्थान में देवेंद्र जी को पता चल चुका था कि काजल राजस्थान के लिए निकल चुकी है। वह आज बहुत खुश थे। कितने सालों बाद उनकी बेटी उनके घर आ रही है। खुशियों के कितने दिनों में इससे कितने समय तक रह सकती थी, यह तो हम आगे ही जानेंगे। वहीं उसे महल में कोई और भी था जो काजल के आने की खबर सुनकर गुस्से में किसी को फ़ोन करता है। उधर से फ़ोन उठाते हैं गुस्से में, मैंने तुम्हें कितने दिनों से राजकुमारी को ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन तुम नहीं कर पाई था और आज वह यहाँ पर आ रही है। और अगर सब कुछ ठीक हो गया और वो मेरे हाथों से निकली तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। वही राजस्थान के पूरे हवेली में चहल पहल थी, क्योंकि उनकी राजकुमारी इतने सालों बाद इस हवेली में कदम रखने लगी थी। वह सब खुश थी कि पत्नी की बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी बेटी आने वाली थी। सब अपना काम कर ही रहे थे कि तभी बाहर कुछ खास गाड़ी आकर रुकती है। बॉडीगार्ड सभी से बाहर निकलते हैं और बीच के गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। एक आदमी देखने में कतई हैंडसम, वह रौब से बाहर निकलता और चलकर हवेली के अंदर आता है। अंदर आते ही वो देवेंद्र जी के पास जाते हैं और उनके सामने आकर, डैड आपने क्या कहा था कि प्रिंसेस आने वाली है? इस लड़के के बात सुनकर देवी तुलसी हाँ में सर हिलाते हैं। हाँ, आपकी बहन आने वाली है, हमारी राजकुमारी आने वाली है। इतने सालों से हम उन्हें ढूंढ कर भी नहीं ढूंढ पा रहे थे, पर अब वो आने वाली है। वहीं पर भी देवेंद्र जी की बात सुनकर जो देवेंद्र जी का बेटा था और काजल का भाई, वो खुश हो जाता है और जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। काजल से 4 साल का बड़ा था। जब काजल के साथ छोटे में वह हादसा हुआ था तब लंदन में था, क्योंकि देवेंद्र जी ने उसे स्टडी के लिए हमेशा लंदन में ही रखा था ताकि वह हुकुम सब बनने के लायक बनकर वापस लौट सके। जब काजल के साथ वह हादसा हुआ तब नहीं था और यही बात का दुख हमको हमेशा था, पर काजल यहाँ आ रही है तो अक्ष बहुत खुश था। आज हमेशा से ही काजल से बहुत प्यार करता था, पर काजल के जाने के बाद वह काजल को ढूंढ ही नहीं पाया। इतना ही काजल ने कभी भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वह मन ही मन सोचने लगा था कि शायद काजल उससे भी नफरत करती है कि टाइम पर उसके भाई ने उसकी कोई मदद नहीं की। पलक शायद में गलतियों की सुधार सकता था। काजल के आने पर काजल और यान की चौपर राजस्थान के खुले जगह पर लैंड करती है। काजल और यान बाहर निकलते हैं। उनके सामने सरकार खड़े हो जाते हैं। वह दोनों उसमें बैठते हैं और राजस्थान के हवेली की तरफ निकल जाते हैं। कार में बैठे बैठे ही काजल अपने पास में हुए बातों को याद कर रही थी। उनको कुछ दिल बहुत बेचैन था वहां जाने के लिए। वह एक बार फिर राजस्थान में उन गलियों में उस जगह जाने वाली जहां पर शायद वह कभी नहीं जाना चाहती थी। यह वह जगह थी जहां से वह अपने बचपन
बचपन कभी भी कहीं और नहीं जाना चाहती थी। यह उसका ड्रीम लैंड हुआ करता था, शायद अभी उसका नाइटमेयर लैंड था। वही यान काजल को और ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा था, वह बस काजल को देख रहा था, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि पास्ट में क्या हुआ था। बस उसे यह पता था कि काजल राजस्थान की राजकुमारी, और इससे ज़्यादा उससे कोई भी नहीं हमेशा नहीं मिली। मुझे देखना उनकी कर हवेली के आगे आकर रुकती है काजल और बाहर देखती है। उनकी आंखों से कतरा उसके गालों पर आ जाता है, पर वो जल्द ही उन्हें कंट्रोल करती है। इधर यान कार से उतरता और काजल के तरफ का दरवाज़ा खोल काजल जैसे उतरी, उसकी आंखों पर फिर वापस भर आई। काजल और यान अभी कार से निकले थे कि उनके सामने देवेंद्र जी आकर खड़े हो जाते हैं। देवेंद्र जी खड़े होकर काजल को देख रहे थे, क्योंकि आखिर 15 सालों बाद अपनी बेटी को देख रहे थे। वहीं देवेंद्र जी को अपने सामने देखकर काजल की जो आंखें भर गई थी, वह उसके साथ साथ गुस्से से लाल हो जाती है और वह उन्हें इग्नोर करते हुए यान का हाथ पकड़कर आगे जाने लगती है। काजल को इस तरह से जाता देख देवेंद्र जी बिल्कुल उदास हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा था कि काजल उनसे नाराज है, पर नफरत करती है, याद उसकी आंखों में देख लिया था, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि गलती उनकी ही थी। काजल के साथ दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि तभी उसके सामने देवी जी आकर खड़ी हो जाती है, जिनके हाथों में आरती की थाली थी। काजल उन्हें देखकर एक बार फिर से अपने बचपन की याद आने लगती है, कैसे वह उनके साथ थी, यह सोचकर उसको खुश होती है। पर जैसे ही उसे कुछ याद आता है, वह अपने नज़रों में वापस से कठोरता लेकर अपने सामने देखती है। देवी जी उनके पास आरती की थाल लेकर आती है और दोनों की आरती उतारने लगती है। काजल उन्हें देख रही थी, पर कुछ नहीं बोल रही थी। वह बस यान का हाथ पकड़े खड़ी रहती है। देवी जी ने आरती उतारकर जैसे ही काजल को तिलक लगाने के लिए हाथ आगे किया, काजल पीछे हट गए। उनके पीछे हटने से देवी जी जो खुशी से उसकी आरती उतार रही थी, उनका चेहरा उतर गया और वह अपने हाथ को देखने लगी। फिर उन्होंने और जबरदस्ती मुस्कान लिए यान को तिलक लगाया। यान यह सब नोटिस कर रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहा था। वह देखना चाहता था कि आखिर इधर प्रॉब्लम क्या है। इतना बड़ा परिवार होते हुए काजल क्यों अपने परिवार को छोड़कर गई। आरती उतारने के बाद देवी जी सामने से हट जाती है और काजल और यान अंदर चले जाते हैं। उन्हें अंदर ही अक्ष बैठा हुआ दिखता है, जो बेसब्री से उन्हें का इंतजार कर रहा था। काजल को आते देख अक्ष खड़े होकर उसकी तरफ जाता और उसे गले लगाकर, प्रिंसेस आ गई, कितना खुश हूँ तुम्हें देखकर, अक्ष ने यह कहा था। और जैसे ही वह काजल से दूर होकर उसे फोरहेड पर किस करने वाला था, वैसे ही काजल दूर हो जाती है और उनको इग्नोर करके एक सर्वेंट को देखते हुए, आपकी बड़ी रानी सा रूम कहाँ है? काजल के पूछने से सर्वेंट उसे रूम दिखाता है, तो काजल यान के साथ उस और चली जाती है। वहीं पीछे देवेंद्र जी देवी जी और अक्ष को बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए थे। देवी की भरी आवाज़ में देवेंद्र जी की तरफ देखते हुए, वह हमसे बहुत नफरत करती है कि हमसे एक शब्द तक नहीं बोला। उसने 15 साल बाद हम उनसे मिल रहे हैं, अब उन्होंने एक बार हमें माँ कह कर भी नहीं पुकारा। उसकी बात सुनकर देवेंद्र जी उनके कंधों पर हाथ रखते हुए, उन्हें कुछ पता नहीं है और उन्होंने जो देखा है वह उन्हें सच मान रही, और हम दोनों को गुनाहगार अभी देख तुझे देखा था कि तभी अक्ष उन्हें बीच में रोते हुए, साथ में मुझे भी पापा, वह मुझे भी गुनाहगार मानती है। मैं समय पर पहुंचने पाया अपनी बहन के लिए, और मेरी सबसे बड़ी गलती और गुनाह दोनों, अब शायद हमारी प्रिंसेस हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। पापा हमें हमेशा उसके बिना ही रहना होगा। अक्ष की बात सुनकर दोनों उदासी से इस तरफ देखने लगता है जहां काजल और यान गए थे। वहीं ऊपर रूम में सावित्री जी बेड पर लेटी थी। सावित्री जी काजल की दादी का नाम था। वह लेटी थी आंखें बंद करके। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और काजल यान के साथ अंदर आती है। सावित्री जी दरवाजे खोलने की आवाज़ से उसे तरफ देखते हैं। जैसे उनकी नज़र काजल पर पड़ती है, उसे देखकर खुश हो जाती है और बेड से उठने की कोशिश करने लगती है। वहीं उन्हें इस तरह से उठते उठते देख काजल जल्दी से उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बैठ जाती है
और उन्हें देखते हुए ज़रूरत नहीं है, आप लेट सकती हैं। हालांकि काजल ने यह सब बातें सख्ती बनकर कही थी, परंतु उसने इन सब बातों को प्यार झलक रहा था। सावित्री जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए लेट जाती है और उसे देखकर, पता है हमें कब से आपका इंतजार था, हम आपको देखे बिना नहीं मरना चाहते थे। उसके पास बात सुनकर काजल कोई रिएक्ट नहीं करती। तब भी सावित्री जी की नज़र यान पर पड़ती है, जो चुपचाप सब देख रहा था। वह उसे देखते हुए काजल की तरफ देखकर पूछती है, प्रिंसेस की आपके साथ कौन आया है? उनकी बात सुनकर काजल एक नजर यह यान को देखते हुए फिर वापस से सावित्री जी को देखते हुए, यह पति है मेरे। काजल की बात सुनकर सावित्री जी की खुशी से यान को देखती है, फिर काजल को देखते हुए, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। उनकी बात सुनकर काजल कोई रिएक्ट नहीं करती। वह तो सिर्फ यान को देख रही थी। वह तो पहले से ही मानती थी कि इनकी और यान की जोड़ी परफेक्ट है। काजल सावित्री जी के पास बैठी थी, पर वह कुछ नहीं बोल रही थी। जो बोल रही थी सावित्री जी बोल रहे थे और काजल बस सर हिला रही थी या फिर कुछ नहीं, शांति से उन्हें देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद काजल उठते हुए, अब हमें चलना चाहिए। काजल के जाने के बाद सुनकर सावित्री जी जल्दी से उसका हाथ पकड़कर, जो गलती हुई उसकी सज़ा आप हमें क्यों दे रही हैं? आप वापस यहाँ रहने आ जाइए ना, यह परिवार अधूरा है आपके बिना। उनकी बात सुनकर काजल एक सरकास्टिक हंसी हंसते हुए उन्हें देखकर कहती, यह परिवार हमारे बिना 15 सालों से रह रहा है रानी सा, तो अभी रह सकता है। वहीं काजल के मुंह से खुद के लिए रानी सा सुनकर सावित्री जी उन्हें उदासी से देखती है और एक बार फिर काजल का हाथ पकड़कर, कम से कम जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक रह जाइए। वैसे ही हम ज़्यादा दिन तक नहीं, और जितने दिन रह रहे हैं हम आपको अपने साथ चाहते हैं। क्या आप हमारे साथ नहीं रह सकती? प्लीज़ मना मत कीजिए, यह हमारी आखिरी इच्छा है आपसे राजकुमारी, हमारे सिर्फ आखिरी इच्छा मान लीजिए। उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आप दामाद जी के साथ यहीं रुक जाइए। उनकी बात सुनकर काजल कुछ कहती उससे पहले ही यान उसका हाथ पकड़ लेता और सावित्री जी की तरफ देखकर, ठीक है हम कुछ दिनों के लिए यहीं रह जाते हैं। उनकी बात सुनकर काजल उसे एक नज़र देखती है तो यान उसे शांत रहने का इशारा करता है। उसका इशारा पाकर वो शांत हो जाती है। वहीं सावित्री जी यह की बात सुनकर खुश हो जाती है और जल्दी से नौकर को आवाज़ लगाती है। वह दौड़ते हुए आता है तो सावित्री जी उसे देखकर खुशी से, आप राजकुमारी और हमारे दामाद जी के लिए कमरा तैयार करवाइए, राजकुमारी का कमरा साफ करवा दीजिए, आज से वह दोनों यहीं रहेंगे। कुछ ही देर में पूरे महल में एक बात फैल चुकी थी कि अब से राजकुमारी उनके पति यहीं रहेंगे। वहीं सभी लोग यह जान कर बहुत खुश थे कि अब से उनकी राजकुमारी यहीं रहेगी, क्योंकि काजल बचपन में सबकी लाडली हुआ करती थी और अब उन्हें देखकर सब बहुत खुश थे। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बात से गुस्से में तमतमा रहे थे। देवेंद्र जी और अक्ष काजल के यहाँ रुकने की बात सुनकर बहुत खुश थे कि अब उन्हें शायद काजल से अपने रिश्ते सुधारने का समय मिलने वाला था। वहीं काजल और यान अब एक रूम में थे जो पहले काजल का हुआ करता था। अब उसे रूम को बिल्कुल साफ कर दिया गया था, या फिर यूँ कहे कि वह कभी भी गंदा नहीं हुआ था। बस थोड़ी सी सफाई करने की ज़रूरत थी, क्योंकि देवी जी अक्सर उसके सफाई करवाती रहती थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी एक न एक दिन यहाँ आकर उस कमरे में ज़रूर रहेगी। उधर काजल यान अपने रूम में आते हैं तो रूम में आते ही काजल यान को देखते हुए, तुमने क्यों कहा हम यहाँ रहेंगे? मैं जाने वाली थी ना यहाँ से। काजल की बात सुनकर यान उसके पास जाता है और उसे कमर से पकड़कर अपने आप से बताते हुए, क्योंकि मैं यहाँ जानना चाहता हूँ वाइफी कि तुम्हारी अपनी फैमिली होते हुए भी तुम अडॉप्टेड फैमिली में क्यों रह रही थी। यान की बात सुनते ही काजल शांत हो जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। काजल को इस तरह से नज़र चुराते देख यान उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ में भरकर अपनी तरफ करते हुए, मैं तुम्हारे साथ, तुम जो बोलोगी उस पर मुझे पूरा विश्वास होगा, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से अंदर ही अंदर टूटे हुए नहीं देख सकता। उसके बाद सुनकर काजल उसकी आंखों में देखती है। काजल की आंखें भीगी थी।
काजल झटके से यान के गले लग जाती है। उसने यहाँ यान को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। काजल के इस तरह से करने पर यान उसकी पीठ को सहलाता है। कुछ देर बाद काजल यहाँ से दूर होते हुए जाकर काउच पर बैठ जाती है। काजल के साथ साथ यान भी उसके साथ बैठ जाता है। काजल यान के कंधे पर अपना सर रखकर अपने पास में होते हुए यान को देखकर 6 साल की थी मैं जब मुझे इस घर से दूर जाने के लिए कहा गया। उसकी बात सुनकर यान उसके बालों को चलाते हुए और 6 साल की उम्र में ही तुम यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा? यान की बात सुनकर काजल के हाथों को पकड़ते हुए मैं बहुत प्यार करते थे, अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करती थी, नहीं जाना चाहती थी तो नहीं जाना चाहते थे अपने परिवार को छोड़कर। पर उस दिन माँ और पापा आए, मेरे अडॉप्टेड पापा को जो मेरे को वह से फूफा लगते हैं। उस वक्त घर में दादा और मेरी बुआ और फूफा थे। भाई आउट ऑफ इंडिया में थे पढ़ाई के लिए और दादा दादी के मायके गए हुए थे। उस वक्त डैड ने मुझे बुआ के पास देते हुए गुस्से से मुझे देखते हुए ले जाने के लिए कहा, बहुत दूर जहाँ पर मेरी शक्ल भी ना देख पाए। और यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं स्कूल में एक बच्चों को बहुत गहरी चोट लग गई थी और मैं बस उसे वहाँ बचाने गई थी तो सबको लगा कि मैं उसको चोट पहुँचाई है जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। पर मैं बहुत बार कहा, मैंने नहीं किया। किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और डैड मुझे बुआ के साथ भेज रहे थे यहाँ से बहुत दूर। उन दोनों ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे यहाँ से बहुत दूर भेज दिया ताकि उनके राजघराने पर कोई सवाल न करे और उनकी इमेज खराब न हो। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, मुझे नहीं जाना, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मॉम से बोला कि वह डैड को बोले कि मुझे नहीं जाना, पर किसी ने मेरी बात सुनी नहीं और मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी तो डैड ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। इससे मैं ज़मीन पर गिर गई और मुझे चोट आ गई। पर दोनों में से कोई भी मुझे उठाने नहीं आया बल्कि माँ पापा दौड़ते हुए आए और उन्होंने मुझे उठाया। उस वक्त मैं अपने माँ बाप की आंखों में अपने पास न आने की चाह नहीं देखी थी। कोई भी नहीं आया मेरे पास और जब मुझे पता चला कि मेरे माँ आप मेरे पास नहीं रहना चाहते तो मैं बुआ और फूफा के साथ चली गई और तभी मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी इस हवेली में वापस नहीं आऊँगी, कभी भी इस दोनों को माँ पापा नहीं बुलाऊंगी। बुआ ने लव मैरिज की थी और जब मैं उनके पास गई तो हम लोगों ने अपने एड्रेस को बदल दिया और हम राजस्थान से दूर चले गए। इसलिए यह लोग मुझे इतने दिनों से नहीं ढूंढ पा रहे थे। इसे घर में मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उस घर की बेटी नहीं हूँ। हमेशा मुझे सर आंखों पर चढ़ा कर रखा। फिर सोफे से खड़े होकर और मैं अब उन्हें अपने माँ पापा मानती हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ दादी के लिए आई और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। यान ने उसकी बातें सुनी और बड़े होकर इसे अपने सीने से लगाते हुए आई एम विद यू वाइफी काजल यान को जोर से गले लगा लेती है कि आंखों से आंसू बह जाता है, पर फिर वह खुद को कंट्रोल करके वॉशरूम में चले जाती है। यान ने अभी तक अपने और काजल के कुछ ड्रेस मंगवा लिए थे। काजल के वॉशरूम जाने के बाद यान उस तरफ देखते हुए सिर्फ यह वजह नहीं हो सकती अपने बच्चों को अपने आप से दूर भेजने के लिए कोई ऐसी वजह है जो वाइफी को नहीं पता और मैं पता लगा कर रहूँगा कि आखिर ऐसा क्या हो जाती है जो अपनी छोटी सी बेटी की दूर करना पड़ा। रजावत हवेली। देवी जी और देवेंद्र जी अपने कमरे में थे और देवी जी के हाथों में एक एल्बम थी जिसमें छोटी बच्ची को ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थी। देवी जी उन तस्वीर पर हाथ फेरते हुए, कितनी बड़ी हो गई कि मेरी बच्ची। फिर अपने आंखों से आंसू लेकर, और हम उन्हें बड़ा होते हुए भी नहीं देख पाए, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। वहीं देवेंद्र जी वहीं बैठे अपना काम कर रहे थे। वो देवी जी की बात सुन देवेंद्र जी उनके पास जाकर उनके कंधों और हाथ पर रख
और ये सब हमने उनकी भलाई के लिए ही किया था। उनकी बात सुन देवी जी उनके कंधों पर अपना सर रखते हुए, उन लोगों की वजह से हमारी बच्ची हमसे दूर हो गई, वो हमसे नफरत करती है। उनकी बात सुन देवेंद्र जी उन्हें दिलासा देते हुए, आप शांत हो जाइए और अब हम उन्हें खुद से अलग नहीं होने देंगे और अब वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो भी अपनी सुरक्षा कर सकती है। उनकी बात सुन देवी जी कुछ नहीं कहती। तभी उनके डोर पर नॉक होता है। देवी जी के आंसू पोंछ दरवाजा खोलते तो सामने से एक देवेंद्र जी की उम्र का ही आदमी चलकर रूम में आता है और अंदर आकर दरवाजा बंद करते हुए पीछे मुड़कर गुस्से में से देवेंद्र जी को देखते हुए, यह क्या किया तुमने देव? कनक को काजल को यहाँ बुला लिया, यह जानते हुए भी कि अभी तक हम उस आदमी तक पहुँच नहीं पाए जिसे उसे हमसे 15 साल पहले दूर किया था। उनकी बात सुनकर देवी जी जो उनके आने से खड़ी हो गई थी, वो अपना सिर झुकाकर, तो क्या करते हम जीजासा, हम हमेशा अपने कनक से दूर रहते। तभी वो काज आदमी देवी जी को देखते हुए, कनक नहीं काजल, काजल नेम है अब उसका नेम, जिसे हमने ही उसे दिया है उसकी जान बचाने के लिए। उसकी बात सुनकर देवेंद्र जी बेड पर बैठते हुए टूटी आवाज में, तो क्या करते हम भाई साहब, आप ही बताइए, आप तो सब जानते हैं ना माँ सा की हालत। और वो कनक मतलब काजल हमारी राजकुमारी से मिलना चाहती थी और हम भी अब कितने दिन अपनी बेटी से दूर रह सकते। देवेंद्र जी की बात पर देवी जी रोते हुए, 15 साल कम समय नहीं होते, हमने सहे हैं वो दूरी, वो नफरत है अपनी बेटी की, अब और नहीं। वहीं वो सामने खड़ा इंसान जो देवेंद्र जी के बड़े भाई आखिर रजावत थे, वो देवेंद्र जी और देवी जी को देखकर, कल दिव्या आ रही है और आप दोनों जानते हैं वो प्रिंसेस को लेकर कितनी सेंसिटिव है, तो आप सब उन्हें संभालिएगा। फिर देवेंद्र जी की तरफ देखते हुए, देव सिक्योरिटी बढ़ा दो हवेली की, हमें हमारी राजकुमारी सही सलामत हमेशा इस हवेली में देखनी चाहिए। फिर देवी के सिर पर हाथ फेरकर, तुम्हारी बेटी से दूर नहीं कर रहा। उनकी बात सुनकर देवी जी उनके आंसू पोंछकर उन्हें देखते ही वही अखिल जी उन दोनों को देखने के बाद कमरे से बाहर निकल जाते हैं। काजल और यान के कमरे में काजल के वॉशरूम से आने के बाद यान भी वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। जब वह फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है तो काजल सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। यान उसके पास जाकर, क्या तुम नीचे नहीं जाओगी भाई, फिर डिनर का टाइम हो रहा है, चलो। यान की बात सुनकर काजल उसकी तरफ देखते हुए, नहीं मैं ऊपर ही खा लूँगी। काजल की बात सुनकर यान उसके पास आता है और लैपटॉप बंद कर उसके हाथों को पकड़ उसे उठाते हुए, वाइफी चलो भागो मत, हमें हमेशा तुम्हें बेब्र देखा है और अभी भी वही एक्सेप्ट कर, किंग की वाइफ इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती और तुम मेरी वाइफ होने के साथ साथ क्वीन भी हो, सो बिहेव लाइक ए क्वीन। यह यान की बात सुनकर काजल उसकी तरफ देखते हुए, जब मैं इस हवेली में रहती थी 6 साल तक मेरा नाम कनक था, पर माँ पापा के साथ यहाँ से जाने के बाद उन्होंने मेरा नाम बदल दिया ताकि कोई भी पहचान ना सके। मुझे नहीं पता यह क्यों किया, इस बात का जवाब मैं भी जानना चाहती हूँ, पर अभी मुझे मेरा यही नाम पसंद है। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी दूसरों से ना पता चले। बात सुनकर यान उसे अपने सामने करते हुए उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए, कनक हो या काजल, मुझे तुम पसंद हो, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे तुम्हारा नाम से फर्क नहीं पड़ता। यान की बात सुनकर काजल उसके सीने से लग जाती है। वहीं यह यान अपने हाथों से उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर में सब डाइनिंग एरिया में बैठे थे और काजल के नीचे आने का वेट कर रहे थे। डाइनिंग एरिया में इस वक्त देवेंद्र जी, देवी जी, अखिल जी और अक्ष बैठे थे। वह सब बेसब्री से काजल और यान का इंतजार कर रहे थे।
कुछ ही देर में यान काजल को लेकर नीचे आता है और सबके साथ जाकर डाइनिंग एरिया में काजल को चेयर पर बिठाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वहीं काजल को वहां आता देख सब खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं यह लग रहा था कि शायद काजल नीचे नहीं आएगी। काजल को नीचे आता देख देवी जी की खुशी से उसे पुकारते हुए कनक, देवी जी के मुंह से कनक सुनते ही काजल उन्हें अपना नज़र उठाकर देखती है। वही काजल को इस तरह खुद को देखता पाकर देवी जी की आवाज़ उनके मुंह में ही रह जाती है। क्यों